नमस्कार दोस्तों। एक पर्व है छठ का पर्व, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उस इलाके में मनाया जाता है। इस पर्व की एक बड़ी खूबी है, ऐसा किसी अन्य पर्व में नहीं होता है, इसलिए इस पर्व का मायने बहुत बड़ा है। यही इकलौता पर्व है जहां डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और फिर उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। दोनों को बराबर देखा जाता है, किसी को कमतर नहीं देखा जाता। जबकि स्वार्थ की दुनिया में क्या होता है, डूबते हुए सूरज को हर कोई, यानी जाते हुए को हर कोई इग्नोर करने लगता है और आते हुए को स्वीकार करने के लिए उसके आगे बिछ जाता है। एक बड़ी खूबी है इस पर्व में, इसलिए इस पर्व का मायने है। और इसी पर्व के वक्त में एक बड़ा फैसला आता है, जनमत का फैसला आता है अमेरिका में। और अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से जिताकर अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बना देते हैं। और जो वहां की मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, जो उनसे लड़ रही थी राष्ट्रपति पद के लिए, वो कमला हैरिस हार जाती है। बहरहाल क्या कारण थे, क्या वजह थी, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर एक संदेश दूंगा कि हमारे देश के जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो एक चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप को लिखते हैं और एक चिट्ठी कमला हैरिस को लिखते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखते हैं कि आप अतीत के तमाम जो गलतियां हैं, तमाम चीजें हैं, उनको लेके लकीर मत पीटते रहिएगा। आप भविष्य देखिएगा, जो तमाम सारे आपने अपने देश की जनता से और सबसे वायदे किए हैं और सब किए हैं, उसे पूरा कीजिएगा। और हमारे और आपके रिश्ते, यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में रहें, एक दूसरे से एक बेहतर माहौल में रहें, मैत्रीपूर्ण रहें, सहयोगपूर्ण रहें, व्यापार, व्यवसाय और दूसरे क्षेत्रों में। तो उसके लिए जो बेहतर हो वो होना चाहिए, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को उसका लाभ मिले। बड़ी बात है। लेकिन एक उन्होंने जो दूसरी चिट्ठी लिखी, पहली बार कोई ऐसा कर रहा है, वो चिट्ठी लिखी कमला हैरिस को और उनको कहा कि आपको जिस तरीके से आप लड़ी, जितना आपको समर्थन मिला और जितनी बेहतर तरीके से आप लड़ी, वह सराहनीय है। आप एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसी स्थिति में आपने जो अपने कार्यकाल में किया, अच्छा किया, जो बाइडेन के कार्यकाल में सहयोगी रहते हुए, और जो भी हुआ कुछ अच्छा हुआ, नहीं हुआ, आगे भविष्य में आप सकारात्मक भूमिका निभाएंगी अपने भी देश को बनाने में और भारत के साथ में एक अच्छे संबंध स्थापित करने में। एक सकारात्मक वो हो, और इसके लिए हम आपके साथ हैं। यानी एक सकारात्मकता आनी चाहिए दोनों देशों के बीच में, और उसमें पक्ष विपक्ष और जो भी है वो एक बेहतर भूमिका अदा करे। यह राहुल गांधी ने बताया। कितना बेहतरीन संदेश दिया। काश यही भारत में होता। नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे, तो यदि उन्होंने इस पर विपक्ष के साथ भी चर्चा कर ली होती, तो शायद आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में ना होती। यदि उन्होंने चर्चा कर ली होती, तो लाइन में लगे हुए, नोट बदलने की लाइन में लगे हुए 125 लोग न मर जाते।
तमाम सारे लोग उसके कारण आत्महत्या न कर लेते और तमाम वो घटनाएं न होती जो हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को भुगतनी पड़ी, हमारे देश की बेटियों को भुगतने पड़ी, तमाम शादियां टूट गईं और बहुत कुछ ऐसा हो गया। मैंने वो दौर देखा है। उस समय मैं 2016 में हिंदुस्तान अखबार का संपादक था और मेरे क्षेत्र में जिस तरह की स्थितियां मैं देख रहा था, तमाम लोगों को मरते हुए, बिलखते हुए, इलाज के अभाव में और दूसरे कारणों से, तो तकलीफ हो रही थी। कई लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। यह स्थिति थी कि आगरा में तमाम सारे लोग जो इलाज कराने आए थे अपने परिवार के लोगों का, उनके पास में अचानक पैसे नहीं रह गए थे क्योंकि 500 और 1000 का नोट चल नहीं रहा था। तो वो खाना कहां खाएं, यह स्थिति थी। मैं सदैव इस बात को लेके सराहना करता हूं कि वही न्यू आगरा पुलिस स्टेशन के बगल में मनोज ढाबा है, उसका वो दलित समुदाय से आता है जो मालिक है मनोज, उसने किस तरीके से वह बड़ा दिल दिखाया था जो न किसी ब्राह्मण ने दिखाया, न किसी क्षत्रिय ने दिखाया, न किसी वैश्य ने दिखाया। उसने मुफ्त खाना खिलाया। मुफ्त इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बस यही वायदा था कि अच्छा दे देना आके जब तुम्हारे पास होंगे, और उसने सैकड़ों लोगों को ऐसे खाना खिलाया। सोचिए, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया था। यह स्थिति, तो इसलिए मैं उसकी सराहना करता हूं। मैंने देखा था कितने निरीह लोग आ रहे थे और इसके अलावा मैंने तमाम जगह और तमाम पीड़ाएं देखी। मुझे उस समय पंजाब राजभवन से एक अधिकारी का फोन आया कि उनका बेटा आगरा गया हुआ है और उसके साथ इस तरीके से परेशानी हो गई है, पैसे नहीं है। मैं जो कर सकता था मैंने मदद करी, लेकिन अब स्थिति यह है कि हर किसी के लिए हर कोई हर जगह मौजूद नहीं था और जो लोग मौजूद थे वो भी बेबस थे क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं था। तो वह स्थिति मैंने देखी। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने तो वायदा कर दिया था कि 50 दिन में मैं ये कर दूंगा, 50 दिन दीजिए और नहीं तो आप मुझे चाहे जिस चौराहे पे खड़ा करके। और स्थिति क्या हो, आज पूरा देश वो भुगत रहा है। कहा था इससे आतंकवाद खत्म होगा, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन हुआ क्या? आतंकवाद तो नहीं खत्म हुआ, उल्टा बढ़ गया है। लगातार घटनाएं बढ़ी हैं तब से, कहीं नहीं घटी। और जो जो घटनाएं हुई वैसी घटनाएं इतिहास में कभी नहीं हुई थी। उस तरह की आतंकी घटनाएं हुई और हो रही हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई है, निरीह लोग मारे गए। उधर कहा गया था कि नशे पे यह हमला है, लेकिन आज पूरे देश में जिस तरीके से ड्रग्स आ रही है, सिंथेटिक ड्रग्स आ रही है और न जाने क्या क्या, और वो सब नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स से जहां से आती है, वो गुजरात से और पूरे देश में फैल गई है। इस देश के युवाओं के रगों में फैल गई है, नसों में फैल गई है। हालात ये है, देश का युवा लगातार नशे का शिकार हो रहा है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम राज्यों के युवा इसके कारण अयोग्य हो गए हैं। यह दशा हो तो आप बता। तीसरी चीज कही थी, यह काले धन पर हमला है। आज हिंदुस्तान में कितना काला धन है इसका सबसे बड़ा सबूत कि इन 8 सालों में चुनाव आयोग ने जो रुपया पकड़ा कि यह चुनाव में ब्लैक मनी के तौर पे यूज होने जा रहा था, वो भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। जिस तरीके से स्विस बैंकों में 4 गुना पैसा बढ़ गया है, वह बताता है कि सब काला धन कहां है। और जो नरेंद्र मोदी कहते थे काला धन आएगा और सब कुछ आएगा, वह भी नहीं रुका। उन्होंने कहा था कि इससे कैश फ्लो कम होगा और डिजिटल पे लोग आएंगे, लेकिन डिजिटल तो आया लेकिन कैश बढ़ गया। उस समय जितना था उससे डबल से अधिक
सिर्फ भारत आरबीआई के चेस्ट में हो गया। जो नोट्स 16 लाख करोड़ से कम के थे वो अब 32 लाख करोड़ से ज्यादा के नोट छापे जा चुके हैं। और हालत यह है कि कैश में काम इतना हो रहा है कि हालत पहले से 3 गुना ज्यादा हो गया है। तो आप समझ लीजिए तो ब्लैक मनी कैसे यूज हो रही है, यह स्थिति है। इसके बाद में हमने देखा तमाम ईडी और दूसरे ने जो पकड़े हैं या जो खुलासे हुए हैं उससे जो धन का पता चला है वो सारा अपने आप में यह दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ यह दिखावा था और इस देश को बर्बाद कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? इस देश का लघु मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल बर्बादी में चला गया। छोटे छोटे उद्योग बर्बाद हो गए जो सबसे ज्यादा रोजगार देते थे। सिर्फ एमएसएमई सेक्टर में जो 10 करोड़ से अधिक रोजगार था वो खत्म हो गया। रोजगार आधे से ज्यादा खत्म हो गया। भारत का उत्पादन खत्म हो गया। इन सब का नतीजा क्या हुआ कि चीन ने भारत के बाजार पर कब्जा कर लिया। जहां 16-17% के करीब चीन का मार्केट पर वो था, शेयर था, वो आज 70% पहुंच गया है। भारत की मार्केट चाइना के बूते चल रही। इससे फायदा किसे हो रहा है? इससे फायदा अडानी को हो रहा है, अंबानी को हो रहा है, उनके जैसे लोगों को हो रहा है। और वो लोग वहां से गलत तरीके से चोरी के रास्ते से मुद्रा पोर्ट से जहां पर अडानी का कब्जा है उन रास्तों से लेके आते हैं और वो जो आते हैं कंटेनर उनसे माल आकर के भारत के बाजारों में खप जाता है, अपनी ठप्पा लगाते हैं और असल में सब चाइनीज होता है। तो यह हो रहा है बाजार में। किसी से पूछ लीजिए, पटाखे हो चाइना से आ रहे हैं, मूर्तियां हो चाइना से आ रही हैं, आपके भगवान की मूर्तियां चाइना से आ रही हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भारत के सम्मान का प्रतीक, उस मूर्ति को भी जो बनवाया वो चाइना से बन के आई। अब आप समझ लीजिए क्या दशा है। तो यह स्थिति है। बहरहाल इसके अलावा जो बर्बादियां हुई हैं वो किसी से छिपी नहीं। फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, मोदी को हुआ और उनके लोगों को हुआ है, और किसी को नहीं। यह एक सत्य है। इसके बाद में देश की बर्बादी की गाथा लिखी गई है और एक तरह से नहीं, तमाम तरह से लिखी गई है। आज स्थिति यह है, जिस तरीके से चुनावों को प्रभावित करने के लिए तमाम खेल किए जा रहे हैं उनमें वही काला धन यूज हो रहा है। इसीलिए ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कटोगे तो बटोगे, पता नहीं क्या क्या किस तरीके के वो कहे जाते हैं, और ये कह के आपको भटकाते हैं। जबकि बांटने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी आरएसएस कर रही है और उनके लोग कर रहे हैं। हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जातीचा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने, कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। जब राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर के बताते हैं कि संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं और कौन से अधिकार छीनना चाहती है भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, तो उसको कहते हैं वो लाल किताब है और न जाने क्या क्या है, उसे नक्सलवाद बताते हैं और न जाने क्या बताते हैं। जब यह बताते हैं तो सवाल आता है, लाल से इतनी नफरत? लाल तो हनुमान जी के ऊपर लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर, तो वह
भगवान का आपके प्रतीक है। माता की चुन्नी लाल होती है, उनका सिंदूर लाल होता है, लाल होते हैं वो धर्म वस्त्र। तो जहां लाल का प्रतीक एक पवित्रता से है, वहां आप उसे लांछित कर रहे हैं। यह बताता है कि यह धर्म के भी नहीं है, यह असल में नफरत के हैं। जब नफरत होती है तो अपने ही धर्म को गलत बताने लगते हैं, उसे ही गाली देने लगते हैं, उसे ही कहिए नक्सली बता देंगे, क्या बता देंगे। तो इसलिए सारी चीजें सामने आ जाती हैं। कैसे? आपने नफरत में किया क्या है? जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत में दंगे कराए हैं और बहुत कुछ कराया है। इन सब के कराने से क्या हो रहा है? झूठे मुकदमे, दिल्ली दंगे का आपको उदाहरण मौजूद है। झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, तमाम लोग जेल में पड़े हैं, चार्जशीटें नहीं हो पा रही हैं, और जहां चार्जशीट हुई है वहां ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, और बहुत कुछ। क्यों? वो मुस्लिम्स हैं, उमर खालिद को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सब खेल हो रहे हैं। इस तरह के खेल होते हैं। तो ये फर्जी मुकदमे दर्ज करने वाले ये लोग, इन पे क्या कार्रवाई हो गई? इसको लेके प्रशांत भूषण सवाल करते हैं कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जो फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं, इनको क्यों बख्श दिया जाता? क्योंकि ये भाजपा आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। तभी तो राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश के असल में ज्ञान को खत्म करने का काम किया गया है, शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया गया है। उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 26,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और करीब 28,500 प्राथमिक स्कूल बंद करने की तैयारी। जो मध्य प्रदेश है वहां पर 23,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और बंद करने की तैयारी है। हरियाणा में 5,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं और बंद करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में 4,000 से अधिक, 4,500 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं और बंद करने की तैयारी थी। बहरहाल सरकार बदल गई तो कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम राज्यों में जहां बीजेपी है, इसी तरह से करती है। अपनी नाकामी दूसरों पर डालने का काम करते हैं। आप इसमें फंस जाते हैं और फिर आप अपनी बर्बादी की गाथा खुद लिख लेते हैं। तो सोचना आपको है, समझना आपको है। इतने यदि आप पूरी ताकत से इनका विरोध करेंगे तो ये कहीं नहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि अधमने से करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, आपकी बर्बादी होती रहेगी। आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार होते रहेंगे। इसलिए भाषा को समझिए, राहुल गांधी की बात को समझिए। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन जानेंगे कि जननायक राहुल गांधी क्यों यह कह रहे थे। जय हिंद।